गाड़ी देखने के समय मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये नया नया था मॉडल लॉन्च किया था उन्होंने। लॉन्ग टर्म में आपके लिए कितना इकोनॉमिकल रहेगा वो मॉडल, कितना इफेक्टिव रहेगा। और गाड़ी खरीद लीजिए, आप उसमें ड्राइविंग करना भी सीख जाइए। मॉडल ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन एटलीस्ट गाड़ी रिलायबल रही है आपकी, कि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आपके डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली सफ़र करे, ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं CG04 कार्स। और भाई आज के वीडियो में अपने पास टाटा टियागो, और ये गाड़ी है 2020 की। करीब गाड़ी को हो चुके 3 साल, और आज के वीडियो में इसका पूरा फुल ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। और जैसे कि आप जान रहे हैं, टाटा टियागो एक हैचबैक सेगमेंट की गाड़ी है। टाटा की एंट्री लेवल सेगमेंट की गाड़ी आपको मिल जाती है प्रॉपर। 3 साल बाद चलाने में क्या एग्जैक्टली उसका परफॉर्मेंस वाइज, स्पेशियस वाइज क्या मेरिट डीमेरिट गाड़ी के बैठते हैं, आज के वीडियो में अपन देखेंगे। तो आज के वीडियो में अपने साथ जुड़े हैं पंकज सर। पंकज सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ बॉस, थैंक यू। और सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और गाड़ी जैसे कि आपने बताया टाटा टियागो आपने रखा हुआ है, तो गाड़ी जब आप ले रहे थे तो आपका एक्चुअल में प्राइस पॉइंट क्या था और आपने क्या क्या ऑप्शंस देखे मार्केट में? बीइंग अ मिडिल क्लास बॉस, एक्चुअली मेरा प्राइस पॉइंट यही था कि 6 से 7 के बीच में मुझे गाड़ी लेना था। हाँ। गाड़ी देखने के समय मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक तो वैगनार था जो 7 के आसपास था लगभग उसका बजट। एक टियागो था और एक मारुति की एक और है, सेलेरियो है शायद वो, सेलेरियो। ये सब का बजट लगभग सेम था, तो वो तीनों मेरे कंसिडरेशन में थी। वैगनार क्या है, थोड़ा सा उसका डिज़ाइन वाइज मुझे ठीक नहीं लगी। ठीक है। प्लस उसका सीसी भी तब 1000 सीसी का उसका इंजन है, जो मेरा प्राइस सेगमेंट है उसमें। और सेम प्राइस सेगमेंट में टाटा जो है वो 1200 सीसी का इंजन दे रही है। अच्छा। प्लस जो दूसरी वाली थी मारुति की सेलेरियो, वो उसका भी शेप थोड़ा छोटा लगा मुझे। प्लस इन तीनों में कंपैरिजन करने पे मैंने देखा कि जो डिज़ाइन वाइज, जैसे कार का डिज़ाइन एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, वो टियागो में मुझे मिला, इसलिए मैंने टियागो फाइनलाइज करी। फीचर भी जब कंपेयर किया तो मैंने पाया कि टियागो में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे। अच्छा, जब आप गाड़ी ले रहे थे तो जो आप बजट बता रहे हो, उस बजट में मारुति का कौन सा मॉडल बैठ रहा था और टियागो का जो आप कौन सा मॉडल बैठ रहा था उसमें? टियागो का एक्चुअली मेरा एक्सटी मॉडल है। एक्सटी मॉडल, एक्सई जो है इसका मिड वेरिएंट। हाँ, ये मिड वेरिएंट है। एक्सई इसका बेस मॉडल है, एक्सटी इसका मिड वेरिएंट है। इसके ऊपर एक्सएम था और एक एक्जेड था। तो ये एक्सटी शायद सेकंड वाला मॉडल है इसका। तब एक्चुअली मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये नया नया था मॉडल लॉन्च किया था उन्होंने। दैट मीन्स कि एक्सटी में उन्होंने स्टीयरिंग पे उन्होंने अपना म्यूजिक कंट्रोल और कॉल कंट्रोल देना शुरू ही किया था। जैसे अक्टूबर 2020 का मॉडल है, मेरा पहला मॉडल है जो उन्होंने मिड सेगमेंट में स्टीयरिंग पे देना शुरू किया था। तो इसीलिए भी मुझे बहुत पसंद आई ये गाड़ी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उसके लिए आपको ऑप्शनल मॉडल में मिलती, वैगनार और उसके। और अगर मुझे सेम चीज़ अगर मारुति के मॉडल्स में चाहिए होती तो वो तकरीबन 8+ जाता वो मॉडल। अच्छा, 8 लाख प्लस वो बजट। इवन जो मैं कंपेयर किया था वैगनार और इसमें दोनों में, तो वैगनार भी तकरीबन 7.5 लाख तक जा रही थी तब। अच्छा, ऑन रोड। ऑन रोड। ये आपको कितने में पड़ा? ये एक्चुअली इसका जो बेस एक शोरूम प्राइस जो था इसका 5,35,000 था, और इसका टोटल पड़ रहा था मुझे तकरीबन 6,35,000 रुपये। 6,35,000 आरटीओ वगैरह सब मिला के, इंश्योरेंस मिला के। तो मैंने कुछ बार्गेनिंग वगैरह भी करी उसमें, तो बार्गेनिंग करने के बाद मुझे ये मॉडल तकरीबन 6,08,000 में पड़ा। उसके बाद कुछ रिफंड्स भी हुए मुझे उसके, तो लगभग 6,03,000 में ऑन रोड इफेक्टिवली पड़ा मुझे ये। ठीक है। आपका जो ये गाड़ी है, ये प्राइमरी पर्पस के लिए है कि सेकेंडरी और कोई गाड़ी है इससे पहले? नहीं, ये मेरी पहली कार एक्चुअली। पहली कार है? पहली कार है। और आप खुद जानते हैं कि कोई भी जब मिडिल क्लास आदमी जब पहली कार लेता है तो ये एक एक्चुअली ये नो यू टर्न वाला डिसीजन रहता है। है ना? आप एक बार जो डिसाइड कर लेते हैं, एक बार कार आके खड़ी हो गई आपके घर के सामने, आप दोबारा अपने डिसीजन पे वापस नहीं कर सकते कि मैं टियागो को वापस करके कोई दूसरा मॉडल ले लूँ। बात सही है, तो क्योंकि वो डिसीजन ही इतने मेहनत के बाद बना होता है। आपको पूरा रिसर्च करना ज़रूरी है उसके लिए। प्लस आप इतना बड़ा एक अमाउंट उसमें चंक जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें। और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं तो आप ये बिल्कुल उसके लिए रिसर्च करें कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए कितना इकोनॉमिकल रहेगा वो मॉडल, कितना इफेक्टिव रहेगा, और आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो तीनों में मैं ये पाया कि टाटा वर्थ थी। और आज भी 3 साल बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा वो डिसीजन गलत नहीं था। गलत नहीं था, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि एक मिडिल क्लास पर्सन को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, मतलब उसका जो फर्स्ट गाड़ी रहता है और बहुत प्रीशियस तो रहता ही है उसके लिए,
तो लेकिन डिसीजन बनाने में कितना वक्त लग जाता है, जैसे कि आपको कितना वक्त लग गया? मैं एक्चुअली कार लेने का मैं साल भर से सोच रहा था, बट सबसे पहले मैं सोच रहा था कि मुझे कार चलाती आती नहीं थी हाँ पहले। तो जैसा दोस्त लोग सजेस्ट करते थे, कई लोगों से मैं एक्सपर्ट लोगों से सुना था, मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था, तो वो लोग कहते थे कि आप सेकंड हैंड गाड़ी खरीद सकते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लीजिए, आप उसमें ड्राइविंग करना भी सीख जाइए, अगर गाड़ी में कुछ डैमेज वैमेज हुआ तो उतना दुख भी नहीं होगा। हाँ बट मेरा पर्पस यही था कि सेकंड हैंड गाड़ी लूँगा। मेरे एक फ्रेंड ने एक्चुअली ली थी साथ में सेकंड हैंड गाड़ी बहुत पहले, बट सेकंड हैंड गाड़ी उसने ऑलरेडी शायद 2 या 2.5 लाख में ली थी, और 2.5 लाख में लेने के बाद में उसने 1 से 1.5 लाख रुपए और उसमें मेंटेनेंस चार्ज में लगा दिया उसने विदिन 2 ईयर्स। अच्छा तो वो गाड़ी उसको एक लगभग एक ऑल्टो जो है बेस मॉडल, उसका ऑन रोड प्राइस पे मिल गया उसको, पड़ गया उसको। तो फिर मैंने पाया कि उतना इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि, और उसमें क्या गाड़ी की रिलायबिलिटी भी नहीं रहती है ना, वो गाड़ी और कितना आपसे मेंटेनेंस मांग सकती है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने बेहतर ये समझा कि अपन लोग नया मॉडल ही लें तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन एटलीस्ट गाड़ी रिलायबल रही है आपकी, कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, और आपके दिमाग में कभी भी शंका नहीं रहेगी कि गाड़ी कभी भी बंद हो जाएगी, कभी भी खड़ी हो सकती है। डर नहीं रहेगा एक्चुअली, डर नहीं रहेगा एक चीज़। तो ये एक्चुअली अब कार में क्या फैमिली को भी लेके जाते हैं, कार लेने का डिसीजन तो आपका रहता है, बट आपके डिसीजन की वजह से आपकी फैमिली सफ़र करे, ये तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। सही नहीं जैसे है ना। तो ठीक है, आपने गाड़ी ले लिया सर, और गाड़ी को कितना किलोमीटर अभी तक रन कर लिया आप? यार अभी तक तो मैं तकरीबन शायद 30,000 किलोमीटर चला चुका हूँ उसको। 30,000 ऐसा लगता है, 29,921 किलोमीटर चली गाड़ी। मतलब वही मान लो 30,000। 3 साल में 30,000, मतलब एवरेज ले लेते साल भर में 10,000 किलोमीटर चल रहा है। 10,000। तो देख पा रहा हूँ कि जैसे कि रनिंग कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी नहीं है और उतना कम भी नहीं है ना। तो जैसे कि गाड़ी की बात करते हैं, तो आप 30,000 किलोमीटर अकेले चलाए हो कि और भी कोई? नहीं, ये सिंगल हैंड है, मैं किसी को गाड़ी नहीं दिया। हाँ मतलब सिंगल हैंड रखने में गाड़ी एक तो देख पा रहा हूँ कि मेंटेन है, वेल मेंटेन है, और बाकी परफॉर्मेंस वाइज कैसी लगती है आपको? 30,000 किलोमीटर चला लें, इसका हाव भाव रंग रूप सब कुछ पता चल गया होगा आपको, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी के लिए? यार सबसे पहले तो बताया आपको, जिस पर्पज़ के लिए मैं गाड़ी लिया था वो पर्पज़ बिल्कुल फुलफिल करती है मेरी गाड़ी। ठीक है। और मेरे जेब पर आज तक बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ी है गाड़ी, कहीं से भी नहीं? कहीं से भी नहीं पड़ी है, क्योंकि पहली बात तो ये मुझे इस प्राइस सेगमेंट मिली है 6,03,000 में मुझे पड़ी है गाड़ी। और प्लस जो इसका एवरेज है, मैं सिटी में तो कम ही चलाता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा जाता हूँ मैं एक्चुअली। लॉन्ग ड्राइव पे भी ऐसा कि मेरा जो होम टाउन है वो मध्य प्रदेश में है, बैतूल में, तो वहाँ जाना पड़ता है, तो वो तकरीबन 460 किलोमीटर से यहाँ से। तो वहाँ पे जाने के लिए मतलब जब भी जाते हैं तो यहाँ से बाय नागपुर होते हुए जाते हैं। अब इस बीच में क्या होता है कि रोड ठीक ठाक है यहाँ से, यहाँ से नागपुर के लिए भी रोड ठीक है, नागपुर से बैतूल के लिए भी रोड ठीक है। उस बीच में मैंने पाया कि मेरी गाड़ी का अभी तक जो सबसे मैक्सिमम एवरेज गया है वो 27.8 किलोमीटर पर लीटर गया है। 27.8 किलोमीटर इसके मीटर में। हाँ, और शोरूम पे जब मैंने एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं चला के गया था तो मुझे गाड़ी चलाते आती नहीं थी। बट उसके पहले मैं 1 हफ्ते पहले सीख लिया था गाड़ी चलाना, एक फ्रेंड ने सिखा दिया था मुझे। तो मैं गाड़ी लेने के ठीक 15 दिन बाद ही मैं गाड़ी लेके अपने होम टाउन चला गया था, तो तब मुझे गाड़ी का एवरेज मिला था तकरीबन 24.8 समथिंग मिला था। 24.8 तब गाड़ी 15 दिन की हुई थी मेरी। उसके बाद फिर मैं इसके बाद तकरीबन 6 या 7 बार गया हूँ घर अपने। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रहे 27 का माइलेज आपको मिल रहा है गाड़ी से, इतना तो मारुति भी नहीं देता है। नहीं, मारुति इस सेगमेंट की गाड़ियों में खासकर बात करो, हाइब्रिड तो छोड़ ही दो आप। ठीक, माइलेज आपको देख पा रहा हूँ कि काफ़ी तगड़ा। 27.8 मैं आपको बताया हूँ वो इसके मीटर पे दिखाता है, मीटर पे। तो और एक्चुअल में इसका जो माइलेज रहता है, मैं टैंक टू टैंक जब एक बार उसका वो किया था तो मुझे तकरीबन 25.8 के अप्रॉक्स मिला था। टैंक टू टैंक एक्चुअली वो एवरेज वो एक्चुअल माइलेज रहता है, और इस पे मीटर पे तो कुछ ज़्यादा दिखाता है। तो शोरूम वालों से भी जब बात करी तो उनका कहना था कि आपका जो मीटर पे जो माइलेज दिखा रहा है, आप हमेशा उसका 10% कम करके चलिए। जैसे 25 है तो आप उसका लगभग 22.5 समझ मतलब शोरूम वाले जो क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल में कहने का आपको मिल जा रहा है, अगर देखें लगभग मिल जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, आप कितने कंफर्ट के साथ गाड़ी चला रहे हैं, आप कितना ज़्यादा मतलब जो एक्सेलरेशन है, ब्रेकिंग है, आपकी क्लच ऑपरेशन है, वो सारी चीज़ आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, पूरी तरह उसी पे डिपेंड करता है आपका माइलेज। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि मैं मारुति पे देखा सेकंड ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन में गया नहीं। ठीक, तीसरे ऑप्शन होता तो मारुति और टाटा के अलावा आप किस पे जाते? मारुति टाटा के अलावा मैं एक्चुअली रेनो की देख रहा था। रेनो की क्विड? रेनो की जो क्विड है वो इससे थोड़ी सी सस्ती पड़ रही थी, और एक डैटसन गो थी, तो वो भी ठीक थी, बट डैटसन का मुझे उतना अभी वो उतना खास है नहीं। तो Hyundai वगैरह आपने नहीं Hyundai का तो उसमें मिलेगा ही नहीं आपको। i10 वगैरह तो मिल जाता नहीं, Eon मिल जाता, i10 नहीं मिलता।
ईऑन भले ही मिल जाता। नहीं i10 का जो वो मैग्ना वेरिएंट है वो आ जाता है। नहीं तब मैं, अच्छा Hyundai में ना मैं सेंट्रो देखा था एक्चुअली। सेंट्रो। सेंट्रो भी देखा था, बट उसका एवरेज और इसका एवरेज में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये चीज़ तो है थोड़ा सा। एवरेज है, प्लस मारुति और टाटा का एक खास बात ये है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं हाँ Hyundai के कंपैरिजन में आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। सस्ते मिल जाए। तो और जैसे 3 साल हो चुके हैं तो गाड़ी के साइड से आपको कोई दिक्कत अभी तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन गाड़ी ने मेरा बहुत खर्चा बचाया है। अच्छा। एक बार जब मैं सेकेंड या थर्ड टाइम अपनी फैमिली को लेके चल रहा था मैं गाड़ी से, तो हम लोग रोड के साइड में एक जगह पार्क, वो अपना बस स्टॉप टाइप का बना रहता है शायद, वहाँ पे रुके हुए थे लंच करने के लिए। वहाँ पे रुके और वापस में जब गाड़ी में बैठे हम सब लोग, मैं गाड़ी रिवर्स ले रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया कि, नहीं सॉरी, जब मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, रिवर्स लेके आगे बढ़ा था, मैं ध्यान नहीं दिया कि सामने वो था, डिवाइडर था, मतलब जो रोड को बाइफरकेट करते हैं, और मेरी गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई थी, दोनों टायर उसके ऊपर उठ गए थे। अच्छा। ऊपर उठ गए थे, तो मुझे लगा कि गाड़ी को कुछ मेजर डैमेज हो गया है करके। फिर भी मैं थोड़ा सा, मेरा शहर पास में ही था, तो मैं थोड़ी दूर चला के, सबसे पहले तो मैं शोरूम फ़ोन किया कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं लेके आ सकता हूँ क्या करके। तो बोले हाँ सर, आप घर तक के तो जा सकते हैं, आप देख लीजिए अगर चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही हो तो घर तो पहुँच गया मैं। फिर वहाँ पे मैं जाके शोरूम पे दिखाया, तो उन्होंने बताया कि उसके नीचे का एक प्लास्टिक वाला पार्ट था, वो पूरा जो जर्क था और पूरा जो लोड था उस प्लास्टिक वाले पार्ट ने ले लिया था। अच्छा। और उसका रिप्लेसमेंट का खर्चा था 680 रुपये था बस। बाकी बॉडी का मैकेनिकल कोई इशू कुछ नहीं, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो थोड़ा आशंका जता रहे थे कि हो सकता है उसका जो लिंकेज रहता है, हाँ। लिंकेज डैमेज हो चुका होगा। तब मुझे और बचा कुछ विश्वास हो गया कि ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद अगर दूसरी गाड़ी में ऐसा कुछ हुआ होता, दूसरी ब्रांड की गाड़ी में, तो हो सकता है शायद बड़ा खर्चा आ जाता है। इसका सर्विस कॉस्ट भी एक्चुअली उतना कुछ वो नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये मुझे लगा है। जब भी नॉर्मल सर्विसिंग जगह वगैरह करवाता हूँ तो 3800 रुपये समथिंग लगता है। कितना सर्विस हो चुका है गाड़ी में? इसका जो शुरू में 3 फ्री सर्विस मिलती है वो तो हुई है, हाँ। प्लस इसकी अभी हर साल एक पेड सर्विस होती है, तो अभी 2 पेड सर्विस हो चुकी है। सर्विसिंग के बारे में थोड़ा सा पुअर है एक्सपीरियंस एक्चुअली। जैसे कि जब पहला ही साल हुआ था गाड़ी को, मैं दूसरी या तीसरी बार लॉन्ग ड्राइव पे गया था। एक्चुअली ये लोग म्यूज़िक सिस्टम देते हैं, हरमन कार्डन का, शायद हरमन का देते हैं। हरमन का म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, मतलब आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं म्यूज़िक इसमें गाड़ी चलाते समय। तो इनका जो एक राइट हैंड साइड का बैक डोर में एक स्पीकर लगा हुआ है, वो स्पीकर क्या है ना, थोड़ा सा वो भरभराने लगा बाकी स्पीकर कंपैरिजन में, तो वो अलग ही नॉइस टाइप का आता था कान में गाड़ी चलाते समय। वो चीज़ मैं दिखाया उनको, तो उसको प्रॉपर उन्होंने डायग्नोसिस करने के बजाय उन्होंने उसको तेल पानी वगैरह करके उनको टेम्पोरेरी उन्होंने ठीक कर दिया उसको। मैं उनको इशू बताया था कि थोड़ा जब वॉल्यूम मैं अप करता हूँ उसका गाने का, और अगर कुछ अच्छा सा बेस है उसमें, तो वो वाला स्पीकर प्रॉब्लम देने लग जाता है। उन्होंने ऐसे 2-3 बार सर्विसिंग कर करके उन्होंने टरका दिया, अल्टीमेटली प्रॉब्लम वही है उसका। अच्छा। ऐसा है। अभी एक नया इशू उसमें आ रहा था कि उसमें गेट में कुछ ऐसे टकराने की आवाज़ आ रही है अंदर, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे सस्पेंडेड चीज़ है जो टकरा रही है। स्पीड में चलता तब नहीं, जैसे कुछ गाड़ी अगर आपका दचका वगैरह का है या फिर अनबैलेंस अगर रोड रहे, तो वो ऐसा लगता है कि अब कुछ टकरा रहा है अंदर, टक टक करके आवाज़ आता है। वो दिखाया उनको मैंने, तो वो भी उन्होंने ऐसे ही चलता फिरता कर दिया कि सर ठीक है हम लोग देखेंगे करके। उन्होंने देखा भी, वो तुरंत के लिए सॉल्व कर देते हैं, फिर दोबारा आ जाती है प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कायदे से। और अभी आपको दिखाऊंगा, उन्होंने कुछ अंदर स्टीयरिंग के पास उन्होंने कुछ काम किया था पिछली सर्विसिंग में, उन्होंने ठीक से उसका वो पैकिंग लगाई ही नहीं, अभी भी गैप है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी गाड़ी में। तो मतलब गाड़ी के आपको सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ खास ऐसा कुछ लगा नहीं टाटा की तरफ से? नहीं। ये लोग क्या, ये लोग अपनी तरफ से कुछ हिट एंड ट्रायल टाइप का करते रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम बहुत सारी उन्होंने सॉल्व करी, बट जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स काफ़ी लंबे समय से आ रहे हैं उन्होंने सॉल्व नहीं किया। अब तो खैर वो गाड़ी वारंटी से बाहर भी हो चुकी है, तो अभी मैं सोचता हूँ कि वो स्पीकर को मुझे शायद लड़ भिड़ के उनसे तुरंत रिप्लेस करवा लेना था, क्योंकि उसकी भी वारंटी रहती है ना 6 महीने की। आप गाड़ी खरीदते हो तो 6 महीने के अंदर इशू आया था, अगर मैं तुरंत ही उसको रिप्लेस करा लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। मतलब 6,35,000 के बजट में तो आपको किसी कोई पूछता आपसे कि यार मुझे गाड़ी लेना है, मेरा बजट ये है, तो आप रिकमेंड उसको क्या? बिल्कुल टियागो में टियागो बिल्कुल रिकमेंड करोगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी वाइज कहीं से कुछ बिल्ड क्वालिटी तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिया ना, गाड़ी मेरी उस पर डिवाइडर पे चढ़ गई थी, उसका प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी इतना था कि उसने पूरा जो जर का इम्पैक्ट है वो खुद पे ले लिया, झेल लिया। सिर्फ 600-650 रुपए का चीज़ था वो। मतलब टाटा इसी नाम से जाना जा रहा है, और लोग भी ये चीज़ इसीलिए प्रीफर कर रहे हैं ज़्यादातर इस बजट में। अगर कोई भी कंपैरिजन करते हैं खुद के लिए जब गाड़ी लेते हैं तब। बट डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहली बात तो इसमें 3 सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन काफ़ी आता है उसमें, आता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो गियर सिस्टम है ना, गियर आप जब शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा हार्ड पड़ता है, प्लस इसका गियर अक्सर अटकते हैं।
आप अगर फोर्सफुली अगर गियर को नहीं अगर प्रेस किए हैं हाँ। तो वो गर्र से आवाज़ आएगी तुरंत। और जैसे gear ये आपका मतलब अटक अगर इसकी बात करें टियागो आप चला रहे हो खुद का, तो इसके अलावा और किसी रिलेटिव या नोन पर्सन का गाड़ी चलाए हो? जाएगा। कौन सी गाड़ी मेरे चलाए? फ्रेंड का ही सियाज चलाया हूँ मैंने, हम्म, तो सियाज में कभी ऐसा इशू नहीं गया। सियाज चलाया हूँ। मारुति का सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि उसका इंजन इतना साइलेंट है। रिफाइंड इंजन। हाँ, रिफाइंड इंजन है। हम्म। वो बैलेंस इंजन है एक्चुअली उसका। हाँ। टाटा में 3 सिलेंडर इंजन है। मारुति का भी गियर शिफ्टिंग बहुत अच्छा है। टाटा में गियर शिफ्टिंग का थोड़ा इशू है। टाटा में एक बहुत अच्छी चीज़ ये मिली मुझे कि जो उसका क्लचिंग है, उसका एक्सेलरेशन है, प्लस उसका जो स्टीयरिंग का जो रोटेशन है वो बिल्कुल बटरिंग है। अच्छा। बिल्कुल इतना स्मूथ है कि क्योंकि मैं सियाज भी चलाया हूँ तो मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ता है उसमें ब्रेक लगाने के लिए, क्लच के लिए, एक्सेलरेशन के लिए। बट उसके ठीक अपोजिट में टाटा ने इतना ज़्यादा स्मूथ दिया है कि मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ये चीज़ अच्छी है। तो ठीक है गाइज, ये रहा पंकज सर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। और गाड़ी टियागो चली है 3 साल और 30,000 किलोमीटर। और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।